ड्यून का सेकंड पार्ट थिएटर्स में रिलीज हो चुका है। अपने पहले पार्ट की तरह ही ये ग्रैंड है, एपिक है और तुमको एक ऐसा एक्सपीरियंस देगा कि तुम्हारे मुंह से निकलेगा दिस इज सिनेमा। इसकी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे पहला पार्ट एंड हुआ था। थोड़ा समय बीत चुका है, पॉल जो डेजर्ट पीपल है उनके तौर तरीके सीखता जा रहा है और दूसरी तरफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और पॉलिटिक्स चल रही है। इसके अंदर हमें दो कहानियां पैरेलल चलती हुई दिखती है। एक होती है पॉल उसके माँ की और दूसरी होती है पॉलिटिक्स की। मैं ड्यून पार्ट 2 की तुम्हें 4 पॉजिटिव पॉइंट्स और 2 नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा, जिसको सुन डिसाइड कर लेना तुम्हें ये पिक्चर देखनी है या नहीं। नहीं की बात छोड़ो, तुम उस मूवी को एक बार देख ही आओ। इसका जो थिएटर एक्सपीरियंस है ना, वो तुम्हारे सारे पैसे वसूल करा देगा। पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका म्यूजिक। फिल्म की शुरुआत से ही ये बिल्कुल ही अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है। तब से लेके फिल्म के एंड पॉइंट तक आप सिर्फ ऑ में ही रहते हो या क्या चल रहा है स्क्रीन पे। इसके अंदर का साउंड डिजाइन और साउंड इफेक्ट्स गॉड लेवल के हैं। अगर ये दोनों चीजें उस लेवल की नहीं होती ना, तो फिल्म का पूरा मजा किरकिरा हो जाता। तुम ही एक बार सोच के देखो कि हमें कितने डिफरेंट वर्ल्ड दिखाया जा रहा है। हमारे यहाँ के बिल्डिंग से बड़े उनकी मशीनें हैं। जब हम उनको बड़े स्क्रीन पे देखते हमें पता तो चल जाता कि वो मशीनें कितने बड़े हैं, लेकिन फील नहीं होता। ऐसे बेहतरीन साउंड डिजाइन के मदद से जब मशीनें काम कर रही होती है ना, वो फील होता है। सीन्स के स्टार्टिंग में फिल्म में कई बार बहुत ही हैवी म्यूजिक यूज होता है। अब इतने सारे हैवी म्यूजिक यूज करने का इनको एक और फायदा होता है। जब कोई टेंस माहौल चल रहा होता है और ये लोग फिल्म के अंदर साइलेंस इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो उस म्यूजिक से ज्यादा हिट करती है। फिल्म में जब ड्यून की मेन थीम चलती है ना, वही मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, क्योंकि बाकी म्यूजिक तो फील करने में निकल गई। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स। ड्यून पार्ट 2 के प्रोडक्शन में इसके ये 3 डिपार्टमेंट गॉड मोड पे काम कर रहे थे। इसका म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स। इस फिल्म का हर एक फ्रेम किसी पेंटिंग से कम नहीं है। बीएनएफ टीवी के बादल भाई ने बहुत सही कहा कि स्क्रीन पे जो फिल्म चल रही है वो इतनी खूबसूरत है कि मुझको पल के झपकाते हुए भी गुस्सा आ रहा है। इसकी सिनेमेटोग्राफी और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाती है जब वॉर सीक्वेंसेस आते हैं। वहाँ पे शेडोज का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हुआ है, खासकर तब जब हमें लो विजिबिलिटी में गुरिल्ला वॉरफेयर दिखाई जाती है। कलर ग्रेडिंग भी इसकी कमाल की है। इस फिल्म के फ्रेम्स तुम्हें और भी ज्यादा अच्छे लगने लगेंगे जब तुम सोचोगे कि इसके अंदर ज्यादा अलग तरीके के कलर यूज नहीं हुए। अगर डिफरेंट कलर यूज भी हुए तो उनका बहुत ही डार्क वर्जन यूज हुआ है। उसको यूज करके इन्होंने लाइट और डार्क के साथ खेल के कितने ब्यूटीफुल फ्रेम्स बनाए हैं। इसी का एक और बढ़िया एग्जांपल है इसका टूर्नामेंट वाला सीन। तुमने ट्रेलर्स में देखा ही होगा, जब हमारे एल्बिश भाई टूर्नामेंट में लड़ रहे होते हैं। फिल्म के अंदर तो कलर से लेके उस ब्लैक एंड व्हाइट में ट्रांजिशन भी दिखाया है। अभी जितनी भी चीजें मैंने कही है ये देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इनको एपिक का स्टेटस देता है इसका वीएफएक्स। जिस भी सीन के अंदर वीएफएक्स है वो तुम्हें एपिक लगेगा ही लगेगा। मुझे लगता है जो अगले ऑस्कर्स होंगे उसके अंदर वीएफएक्स भी यही ले जाने वाला है। जब भी स्क्रीन के ऊपर सैंडवर्म्स दिखाए जा रहे थे, थिएटर की सीटें हिलने लगी थी। वहाँ पे सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स, म्यूजिक सब एपिक। फिल्म का तीसरा पॉजिटिव पॉइंट आता है इसकी परफॉर्मेंसेस। पिक्चर में जितने भी एक्टर्स हैं सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। मुझे पर्सनली जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो थे पॉल के गुरुजी। वो अपने बिलीव्स को, अपने परेशानी को जिस तरीके से बयां करते हैं, देख के मजा आ गया। बाकी जितने भी एक्टर्स थे, भले ही उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम हो, लेकिन वो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। स्पेशली अपने टकले एल्विश भाई। अब यहाँ पे टिमोथी और जेंडिया को जो पेयरिंग दिखाई गई है ना, वो स्क्रीन पे थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, नेगेटिव पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता हूँ। इसका चौथा पॉजिटिव पॉइंट है स्क्रीन प्ले और एडिटिंग। इसके हर एक सीन को ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि वो 20 से स्टार्ट होते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा कि उस सीन का मतलब क्या है और होने क्या वाला है। ये पर्टिकुलर टेक्निक फिल्म में बहुत जगह यूज होती है। कहानी दिखाने के अलावा ये पिक्चर पॉलिटिक्स और डिफरेंट आइडियोलॉजीज को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती है। डेजर्ट पीपल्स क्या चाहते हैं, रॉयल्स की मेंटालिटी क्या है, रिलीजन, प्रोफेसीज और फिर जिंडिया क्या सोचती है, ये सभी चीजें मिलके पार्ट 2 को बहुत ज्यादा नुआंस्ड बना देती है। इसकी एडिटिंग एक कंटिन्यूअस पेस बना के रखती है। बहुत सारे चेकॉव्स गन हमें इसके अंदर दिखाए गए हैं, जिसके अंदर कुछ का जवाब मिलता है और कुछ का नहीं। अब तीसरा पार्ट अनाउंस कर दिया है तो हो सकता है हमें वहां इसके जवाब मिले। फिल्म में कई सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे लगता है कि बस अब सीटी मारेंगे, पर डायरेक्टर साहब ने कहा फिल्म को सीरियस रखते हैं। अब बात करते हैं इसके पहले नेगेटिव पॉइंट की, जो है हिंदी डबिंग। बहुत खराब है यार। इन्होंने नामों की जो ऐसी तैसी करी है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर इंग्लिश में किसी को मसीहा या किसी स्पेशल नाम से पुकारा जा रहा है, इसने उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर दिया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि अगर आपने पहले पार्ट का इंग्लिश वर्जन देखा है तो आपको सेकंड पार्ट का हिंदी नहीं देखना। मैं देखने गया था हिंदी और इसकी डबिंग की वजह से मैं आधी चीजें भूल भी गया। स्टार्टिंग से मैं डेजर्ट पीपल कह रहा हूँ क्योंकि उनका क्या नाम था मैं भूल चुका हूँ। डायलॉग्स बहुत ही पुअरली लिखे गए हैं, जो वॉइस एक्टिंग में भी वो मजा नहीं दिखता। अब इससे टिमोथी जेंडिया का जो हमें केमिस्ट्री दिखाई गई है वो भी जम नहीं रही थी। यहाँ पे मैं इस चीज को लेकर कंफ्यूज हूँ कि ये सिर्फ हिंदी डबिंग की वजह से हो रही है या इंग्लिश में भी वही सीन है। अगर तुमने इंग्लिश में देखा है तो कमेंट्स में बता देना क्या तुम्हें भी ये लगा। अब इसका जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है ना, उसको तुम एक वार्निंग की तरह सुनना। ड्यून पार्ट 2 ग्रैंड है, एपिक है, इसको देखने में बहुत मजा आता है,
पर यह फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। ये टिपिकल मास मसाला मूवी से बहुत ज्यादा अलग है। ये कुछ भी तुम्हें स्पून फीड नहीं करती। विजुअली जरूर एपिक है, लेकिन ये बहुत ही सीरियस स्टोरी टेलिंग को फॉलो करती है। कहीं भी लाइट कन्वर्सेशन नहीं है, कहीं भी जोक्स नहीं है। फिल्म बहुत बार जंप कट का यूज करती है कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर तुम पूरे ध्यान से पिक्चर को नहीं देख रहे हो ना, तो कहानी उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। और हाँ, इसको देखने से पहले पार्ट 1 जरूर से देख लेना, क्योंकि अगर नहीं देखी तो ये वाला पार्ट बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। मेरे थिएटर में कई ऐसे लोग थे जो डायरेक्ट पार्ट 2 देखने आ गए थे, और ना ही उनको कहानी समझ में आ पा रही थी, ना ही वो उस VFX को अप्रिशिएट कर पा रहे थे। तो ओवरऑल कहो तो ढूंढ पार्ट 2 वो एपिक मूवी है जिसको तुम्हें एक बार थिएटर्स में एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। बाकी तुम अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बता देना। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब